नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, यानी आप अपने बचत खाते में कितना कैश जमा कर सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, जैसे पूरे साल में कितना कैश जमा हो सकता है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन से कितना कैश जमा कर सकते हैं, किन किन डिपॉजिट्स पे मेरे को पैन डिक्लेयर करना पड़ेगा, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कब कब इशू करता है। तो इन्हीं सभी सवालों पे आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपकी इन सभी सवालों का समाधान निकल जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिनको आपको ध्यान रखना है कैश जमा करते वक्त या फिर अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि मैं अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पूरे साल में कितना कैश जमा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कैश डिपॉजिट की लिमिट नहीं है। आपका पैसा है, आपका अकाउंट है, आप कितना भी चाहे कैश जमा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि वो कैश आपने कमाया कहाँ से है। आप उसको अपनी आईटीआर में दिखा के आप उस पर टैक्स भरें। आप कितना भी कैश जमा करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम मैंने मेरा कैश मेरे अकाउंट को जमा कराया है, मेरे अकाउंट में जमा कराया है, तो इनकम टैक्स को कैसे पता चलता है कि मैंने कब कब कितना कितना कैश जमा कराया है। तो ये उनको पता चलता है एक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन के द्वारा, जो अभी 2025 में है। उस सेक्शन का नाम है 508। अगर हम उसको रूल 3237 के साथ रीड करते हैं तो उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है कि अगर कोई भी आपका अकाउंट होल्डर ये ट्रांजेक्शन्स करता है तो आपको इनकम टैक्स को, यानी कि हमें रिपोर्ट करना है। अब वो ट्रांजेक्शन देखते क्या क्या है। इसमें लिखा है कैश डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग। इसका मतलब है अगर आप एक साल में एक या एक से ज्यादा खातों में पूरे साल में जमा करते हैं 10 लाख रुपीज और मोर ऑफ अ पर्सन हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, और 5 लाख और मोर फॉर अ पर्सन नॉट हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक और पोस्ट ऑफिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी ऐसी ट्रांजेक्शन्स, ऐसे अकाउंट डिटेल्स, ऐसे अकाउंट होल्डर की डिटेल्स जिसने 10 लाख जमा किए हैं या उससे ज़्यादा जमा किए हैं पूरे साल में। अगर उसके पास पैन नंबर है तो, अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो उसको, तो बैंक को जमा करना है 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा की रिपोर्टिंग। इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि मैम जो 10 लाख की लिमिट है वो कैसे काउंट होती है। वो काउंट होती है आपके टोटल अकाउंट का, पूरे साल का। लेट सपोज आपके पास 3 या 4 अकाउंट है, आपने 3 या 4 अकाउंट में जितना भी कैश जमा किया है पूरे साल में, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। एक दूसरी चीज कि आपने अगर अपने ही अकाउंट से, एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में कैश जमा करा दिया है, तो वो भी आपके कैश डिपॉजिट की लिमिट में आ जाएगा, चाहे वो अपने आपने खुद के अकाउंट से ही निकाल के जमा कराया हो। अब दूसरी लिमिट है 5 लाख की, कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है या आपने अपने अकाउंट से लिंक नहीं कर रखा है, तो 5 लाख की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल है, जो बैंक को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम मेरे पास तो पैन नंबर है नहीं या मैंने लिंक नहीं करा रखा, तो बैंक क्या रिपोर्ट करेगा। मेरा पैन नंबर तो है नहीं उनके पास। तो बैंक आपकी आधार डिटेल उसमें फीड करता है, आपकी आधार डिटेल, कि आपने जो कैश जमा कराया है उसकी आधार डिटेल ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये है। आपको बैंक को वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ये ट्रांजेक्शन आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हो, तो दूसरे पर्सन अगर उसके पास पैन नंबर होगा तो उसकी डिटेल भी बैंक को या पोस्ट ऑफिस को उसमें फीड करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है आपके बैंक की एक्टिविटीज को। आगे चलते हैं कि हमें कब कब अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हम पहले प्रोविजन की बात करें, 1962 2025 से पहले जो प्रोविजंस थे, जो अप्रैल 2026, अभी तो चेंज हो गया है। पहले था अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट अपने बैंक में जमा करते हो तो आपको पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी इस लिमिट को, 50,000 को हटा के 10 लाख कर दिया है।
कि अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर आप अपने अकाउंट में कैश जमा कर रहे हो सेविंग अकाउंट में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका क्वेश्चन ये होता है कि मैम 50,000 की लिमिट है। ये पहले की बात है जब ये लिमिट 50,000 की थी। मैम 50,000 की लिमिट है तो हम 49,000 जमा कर देते हैं तो ट्रैक भी नहीं होगा और आगे डिक्लेयर भी नहीं करेगा बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो अगर आप इस तरीके से ट्रांजेक्शन को लेके जाते हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इस केस में क्या होता है, ऐसी ट्रांजेक्शन को बैंक बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर वो कोई एक ऐसा पैटर्न पकड़ता है कि आप वीकली या डेली बेसिस पे कोई अमाउंट है जो जमा करते हैं जो कि ट्रिगर में ना आए, तो ऐसे अकाउंट को सस्पिशियस मान के फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट को सबमिट कर देता है। अ, अगर आप इसी तरीके से पूरे साल की ट्रांजेक्शन, क्योंकि अभी लिमिट जो है 10 लाख हो गई है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम 950 कर देते हैं, 990 कर देते हैं, 995 कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो बैंक इन ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस मानता है और अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो इसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मान के FIU को रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिपार्टमेंट ये नहीं बोलता या बैंक ये नहीं बोलता कि आप कैश जमा मत करिए। आपका कैश आप जमा करिए, आपको सिर्फ उस पे टैक्स देना है, आपको उसका सोर्स बताना है, आपको जस्टिफाई करना है। अगर आपका कोई भी ऐसा कैश जो आपने जमा किया है बट आपने उस पे आपने उसको ITR में नहीं दिखाया, आपने उस पर टैक्स नहीं भरा, तो इनकम टैक्स के पास पूरे राइट्स हैं उसको टैक्स करने के, उस पर पेनल्टीज लगाने के, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो कैश जमा करते वक्त इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। दूसरी हम बात करते हैं जब आपको जो चीज़ें ITR फाइल करते वक्त ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकालिए, सारे बैंक का मिला के पूरे साल आप उसमें चेक करिए कि आपने पूरे साल में कितना कितना कैश जमा कराया है। वो कैश जमा जो कराया है वो आप अपने ITR फाइल करते वक्त आप उसको डिक्लेयर करिए, उस पर टैक्स भरिए। और दूसरा आप चेक करिए कि आपके AIS या TIS में कुछ रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, या आपके 26 AS में कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आप भूल गए हैं या आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ITR भरने से पहले आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे जो भी समरी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट होके आती है ITR भरने से पहले आप उनको वेरीफाई करें। आपको लगता है कि इनकम का पार्ट है, आप इनकम दिखाइए। आपको लगता है कि कोई कैश डिपॉजिट ऐसा जो मेरे इनकम का पार्ट नहीं है तो आप उसको आपको लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए, आप नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए, आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं मोटी बात। एक ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा चर्चित है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कैसे इशू करता है, किस बेसिस पे इशू करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस तब इशू करता है जब आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो डाटा गया है और जो डाटा उनके पास है उसमें मिसमैच होता है। तब ये मिसमैच कैसे उनको पता चलता है, लेट सपोज आपके 26 AS में AIS TIS में कुछ इनकम दिखाई हुई है, वो इनकम आपने ITR में नहीं ली या जितनी लेनी चाहिए थी उतनी नहीं ली, तो उस बेसिस पे उनके सिस्टम ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग क्रिएट कर देते हैं जो आपके नोटिस इशू होने का कारण बन जाते हैं। तो जब भी आप ITR फाइल करें आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस डिस्कशन से आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस थे, जो सवाल थे, वो रिजोल्व हो गए होंगे। आपको लगता है कि आपको मेरे से और भी बहुत सारी वीडियोस बनवानी है ऐसे ही टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझसे। ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं अगर आपका कोई परिचित इससे लाभान्वित हो सकता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। Make sure to like, share and subscribe to our channel for more updates and exciting new content coming soon.